Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. In this video, I am going to tell you how to solve disorders questions. So this includes case studies, identification of the disorders in those case studies, symptoms, causes and of course therapies. ठीक है, हम लोग quickly run through करने वाले. This is going to be a one-shot revision basically of your disorders chapter. This is a part of my boards bullseye strategy for 2026. बहुत सारे लोगों को इन questions के साथ problem होती है. That's why I've decided to make a separate video. So this video is inspired by these comments. मैंने एक पोस्ट बनाया था जहां पे मैंने तुम लोगों से पूछा था टू पुट योर आईसी साइकोलॉजी डाउट्स एंड मेनी पीपल लाइक से भी देख सकते हो मेनी पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हेन इट कम्स टू डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली थेरेपीज कैसे आइडेंटिफाई करना फॉर ईच डिसऑर्डर. तो मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ एंड साथ में कि ये सिम्टम्स कैसे याद रखे. Many people have asked me down in the comments of the disorders video too कि इतने सारे symptoms है, कैसे याद रखना है, कितने याद रखना है. तो we are going to go through everything in this video together. So let's quickly go to the psychological disorders document. I've tabulated everything. This is available for free on my WhatsApp channel. जाओ मेरे WhatsApp channel पे, वहाँ पे तुम्हें Google Drive का link मिलेगा. Join the WhatsApp channel for more updates and you will get these notes for free. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को है एंजाइटी डिसऑर्डर्स. एंजाइटी डिसऑर्डर्स है 3: जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इन सब में जब कॉजेज याद रखने ना, सबसे पहले अगर तुम्हें 2 कॉजेज कभी भी पूछे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज अ कॉज दैट इज कॉन्स्टेंट इन एवरी सिंगल डिसऑर्डर. ठीक है, हर एक डिसऑर्डर में ये कांस्टेंट ही है एंड इसका एक्सप्लेनेशन है ना, वो भी प्रीटी मच कांस्टेंट ही रहता है. तो मैं कितनी बार सिर्फ नाम चेंज करना पड़ता है. तो व्हाट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन? इट मीन्स दैट इफ द पेरेंट हैज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर देन द ऑफस्प्रिंग हैज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग द सेम डिसऑर्डर. ये नहीं है कि उसको पक्का आएगा, दे जस्ट हैव अ हायर चांस टू बी मोर ससेप्टेबल टू दिस डिसऑर्डर. ठीक है, उनको ज्यादा चांसेस है ये डिसऑर्डर आने के. दैट इज कॉल्ड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. सेकेंड थिंग, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर कोई भी फियर से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इवन लेट्स से हमारा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, ये सब चीजें जो है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब फियर से रिलेटेड है. फियर हमारे माइंड में हमारा अमिगडाला कंट्रोल करता है. राइट, तो जब फियर ज्यादा हो जाता है ना, एट दैट टाइम इट मीन्स कि अमिगडाला में ज्यादा एक्टिविटी है. राइट, तो डिसऑर्डर्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा फियर रहता है तो देयर इज हाइटेंड एक्टिविटी इन द अमिगडाला. एंड जहाँ पे कम रहता है फियर, फॉर एग्जांपल इन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वहां पे अमिगडाला उन लोगों का एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो अमिगडाला रहता है वो फिजिकली स्मॉलर रहता है. ठीक है, सो ये सारे पैटर्न्स थोड़े तुम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करो. मोस्ट के लिए तो सबसे पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लिख ही देना. एंड सेकेंड वाला आई रिकमेंड कि या तो ये अमिगडाला वाला पॉइंट याद रखो, वरना गो विद द साइकोडायनामिक का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जो फ्रॉइड एक्सप्लेनेशन देता रिलेटेड टू इड, ईगो एंड सुपर ईगो, क्योंकि बोर्ड्स में भी ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया गया इन स्पेसिफिक पेपर्स इफ यू सी. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस तुम दे सकते हो. मैंने हर एक का साइकोडायनामिक दे के रखा है एक्सप्लेनेशन इस डॉक्यूमेंट में, तुम पढ़ सकते हो. एंड अगर सोशियोलॉजिकल कॉज वरना सोशल कॉज पूछा तो वो भी यहाँ पे दे के रखा है. ओके, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग इज ए कॉज. तो फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में, क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग क्या कर देता है, दे प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एवरीथिंग. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देन दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स. तो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ वरी एंड टेंशन कि अरे मुझे आता ही नहीं है ये करना. राइट, जब एक नॉर्मल पर्सन को आना चाहिए, तो एट दैट टाइम बहुत एंजाइटी होती है, बहुत फियर क्रिएट होता है. इसके लिए वो एक सोशल कॉज में आ जाता है. नाउ हाउ टू रिमेंबर सिम्टम्स. सिम्टम्स भी बहुत, देखो मैंने अभी तक का जो सबसे ज्यादा सिम्टम्स वाला क्वेश्चन देखा है, दे आस्क फॉर 4 सिम्टम्स. ओके, मैंने जितने भी पेपर्स भी सॉल्व किए फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, द मैक्सिमम दैट आई हैव सीन फॉर अ डिसऑर्डर इज 4 सिम्टम्स. क्योंकि कितनी बार केस स्टडीज में तुम्हें सिम्टम्स जो है ना, वो लोग केस स्टडी के पैराग्राफ के अंदर ही देके रखते हैं. तो लुक आउट फॉर दैट, क्योंकि तुम वो सिम्टम्स से ही डिसऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो हाउ डू यू लिंक द डिसऑर्डर टू द सिम्टम? इसको मेमोराइज करने मत बैठो कि दैट इज व्हाट आई से. इसको रट्टा मारने की जीरो जरूरत है. देयर इज नो नीड टू रोट मेमोराइज दिस. ओके, हाउ डू यू डू दिस इज, कोई भी डिसऑर्डर है ना, उसके लिए एक दिमाग में अपना एक पर्सन बनाओ एंड उसको ये सारे सिम्टम्स दे दो.
वरना गो टू द इंटरनेट, सी फोटोज एंड वीडियोज ऑफ पीपल विद दैट डिसऑर्डर कि वो लोग कैसा बिहेव करते हैं, या फिर रीड अबाउट व्हाट देयर थॉट्स आर. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. स्पेंड लाइक 5 to 10 minutes ऑन ईच डिसऑर्डर, ज्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया के अगर याद नहीं रह रहे कि इसमें तो तुम्हें सबसे पहले जो कीवर्ड्स है ना वो याद रखने बहुत जरूरी है. ओके, कितनी बार, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 1 मार्क में कि व्हाट इज मीनिंगलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन स्किज़ोफ्रेनिया कॉल्ड, तो उसका आंसर इज एको ले लिया. तो यू मस्ट रिमेंबर कीवर्ड्स. तो कैटेटोनिक स्टूपर, कैटेटोनिक एक्साइटमेंट, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, डेल्यूजन्स, hallucinations, ये सारी चीजें, वर्ड सैलड, ये सब कीवर्ड्स हैं. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो एलोजिया, एनेडोनिया, ये सब चीजें जो कीवर्ड्स है तुम्हें 100% याद रहने चाहिए. एट दैट पॉइंट तुम्हें ये अगर रोट मेमोराइज करना है तो करो, वरना एक बार समझ लो, क्योंकि ये कीवर्ड्स तुम्हें लिखने कंपलसरी हैं. ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स, फॉर द रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो थोड़े नॉर्मल से, फॉर एग्जाम्पल फोबिया देखो, इसमें पैनिक है, स्वेटिंग है, ट्रेमलिंग हैंड्स, हार्ट पैल्पिटेशंस, नोजिया. तो जब मैं एक फोबिया बोलता हूँ, लेट्स से कि देर इज अ पर्सन हु हैज अ फोबिया ऑफ डॉग्स, कि ये हम लोग का एक कैरेक्टर हो गया. तो उसको इमेजिन करो कि उसको एक डॉग के साथ सेम रूम में रख दिया, तो उसके क्या रिएक्शंस आएंगे. सिम्टम्स में तुम मोस्ट प्रोमिनेंटली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बता सकते हो. जैसे यहाँ पे देके रखा है, स्वेटिंग हो गया, हार्ट पैल्पिटेशंस हो गया, ये सब चीजें क्या है, दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. Okay, the second type of symptom that you give is cognitive distortions. तो यहाँ पे OCD में फॉर एग्जाम्पल हो गया inability to control intrusive thoughts. वरना डिप्रेशन में जाओगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे सुसाइड आइडिएशन आता है, मतलब सुसाइड के आइडियाज आना दिमाग में. ये सब क्या है, दीज आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, हमारे थिंकिंग में प्रॉब्लम है ये, राइट. सो ये दूसरा टाइप का रहता है. एंड तीसरा टाइप का आता है साइकोलॉजिकल. तो व्हाट आर दे फीलिंग, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यू हैव गिल्ट, you have sadness, right. Manic depressive disorder में you have impulsivity, and you have for example extreme happiness, euphoria. ये सारी चीजें क्या होगी, हमारी फीलिंग्स होगी. एक्सेसिव वरी, एप्रीहेंशन, ये सब चीजें आर सिम्टम्स ऑफ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर. तो दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स. अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, तो ये 3 अप्लाई करने की कोशिश करो एंड रिमेंबर कि वो पर्सन कैसा दिखता है, राइट. यू ऑलरेडी हैव सीन वीडियोस, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट पीपल विद दीज डिसऑर्डर्स, तो उसको वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो. ये वाला जो मैंने पूरा देखे रखा है, गो थ्रू दिस 100%, क्योंकि जो इसमें कोई भी अगर कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हुआ, ओके, वो ओसीडी में एक कीवर्ड है, या फिर सुसाइड आइडिएशन, इम्पल्सिविटी, ये सारी चीजें क्या, दीज आर कीवर्ड्स ऑफ दिस स्पेसिफिक डिसऑर्डर. अगर तुम्हें ये कीवर्ड्स याद रहेंगे ना, तो केस स्टडी में अगर उन लोगों ने कीवर्ड दिया, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज डिसऑर्डर्स मोर इजीली. ठीक है, सबसे पहले. एंड सेकेंडली तुम इनको लिख भी पाओगे एज सिम्टम्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू केस स्टडीज ना, अगर उनमें पूछा है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स के क्वेश्चंस. एक तो वो लोग डायरेक्टली सिम्टम पूछ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन जिसको कोई लेट्स से उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है. तो उन लोगों ने उसका पूरा केस डिस्क्राइब किया, एंड देन उन्होंने से इतना पूछा कि बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 सिम्टम्स दो. एट दैट टाइम तुम कोई भी सिम्टम्स लिख सकते हो. बट लेट्स से केस स्टडी में द पर्सन का नेम इज टॉम, ओके, तो दे आर आस्किंग कि व्हाट आर द सिम्टम्स दैट टॉम एग्जिबिट्स. तो एट दैट टाइम यू मस्ट रिफर टू द केस स्टडी, एंड तुम्हें वहीं पे जो सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड है ना वो बताना. तो लेट्स से कि वो जो केस स्टडी उसमें उन लोगों ने बता के रखा है कि ही हैड अ फुल मैनिक एपिसोड, एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहा था. तो उन लोगों ने ये 2 सिम्टम्स बता दिए, सैडनेस, डिप्रेशन, एंड अ फुल मैनिक एपिसोड दैट इज यूफोरिया एंड इम्पल्सिविटी. ऐसा करके वो लोग डिस्क्राइब करेंगे इन द केस स्टडी. तो तुम्हें वो ही लिखना है कि व्हेन दे आर आस्किंग स्पेसिफिकली टू द केस स्टडी ऑब्जेक्ट, या फिर जो केस स्टडी का पर्सन है, तो तुम्हें केस स्टडी ओरिएंटेड आंसर ही लिखना है. द सेम अप्लाइज फॉर डिसऑर्डर्स. ठीक है, डिसऑर्डर का थेरेपीज, सॉरी, जब डिसऑर्डर का थेरेपीज आएगा उसमें तो तुम्हें सेम चीज करनी है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हम लोग को अगर हील करना है ADHD, ओके, लेट्स से एक ADHD का दिया एंड दे आर आस्किंग फॉर ट्रीटमेंट्स. अगर कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट पूछा है, तो सबसे पहले तुम कैसे थेरेपीज कनेक्ट करोगे मैं वो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है.
वी हैव अ केस स्टडी जहाँ पे एक पर्सन को ADHD है. नाउ वी आर been asked to give two therapies. सबसे पहले रिमाइंड योर सेल्फ कितने टाइप के थेरेपीज है. ओके, यू हैव साइकोडायनामिक थेरेपीज, you have client centered therapies, you have behavioral therapies, you have cognitive behavioral therapy, you have RET, and you have rehabilitation के अलग अलग methods. Okay, these are the 6 major types that you have in your syllabus. Most of the time humanistic theories apply नहीं होती. Like 90% of the time, 95% of the time, client centered therapies are not applicable, क्योंकि वो it is a way of counseling. ओके, अगर तुम जाके देखोगे ना उसके थ्योरी में, इट सेज एम्पैथी, इट सेज जेन्युइननेस, इट सेज ऑथेंटिसिटी, इट सेज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड फुली फंक्शनिंग पर्सन. उसके थ्रू भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एब्सोल्युटली, बट दैट इज मोर एप्लीकेबल टू व्हेन थिंग्स आर अ लिटिल बिट लोअर लेवल के. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम डिसऑर्डर लेवल के नहीं है. दैट इज व्हेन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज मोर एप्लीकेबल. बट थोड़े डिसऑर्डर्स में तुम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसमें तुम एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बिकम डेलिंक्वेंट्स क्योंकि उनके घर में प्रॉब्लम है. राइट, उनके घर में प्रॉब्लम है, दे आर देयर वॉइस इज नॉट बीइंग हर्ड, इसके लिए वो लोग एंटी सोशल बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं. Okay, तो दैट इज व्हेन यू कैन मेक योर केस कि यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज एक्चुअली एप्लीकेबल. तो जो मेजर चीज है ना, तुम कोई भी थेरेपी लगा रहे हो उसको जस्टिफाई ढंग से करो कि वो थेरेपी ढंग से हेल्प कैसे करेगी. बट when it comes to all the disorders, the two favorite ones that you always should look to is one, behavioral therapy, and second, cognitive behavioral therapy. RET भी 99% केसेस में अप्लाई नहीं होता. ठीक है, RET भी तुम छोड़ दो इसके लिए. द टू मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू अप्लाई आर बिहेवियरल थेरेपीज. सेकंड देखो CBT के लिए, थर्ड देखो साइकोडायनामिक के लिए, फोर्थ देखो रिहैबिलिटेशन के लिए. ओके, एंड फिफ्थ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तुम केस बना सकते हो फॉर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो नाउ तुम लेट्स से जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर आया, इसमें क्या है, एक्सेसिव वरी है. ओके, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस. तो तुम्हें ये सारे सिम्टम्स पता है, तो यू नो कि तुम्हें ये सिम्टम्स क्योर करने. तो यहाँ पे कौन से दो टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं. एक्सेसिव वरी क्या है, वरी हमारे थॉट्स में होता है. राइट, अगर थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो वरी होता है. तो वहां पे क्या हो गया, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन किस थेरेपी से हील करते हैं, CBT से. तो यहाँ पे हम लोग CBT अप्लाई करेंगे टू रिमूव द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस फ्रॉम द पर्सन्स माइंड. ये तुम्हारा एक थेरेपी हो गया. सेकंड देखो, रेस्टलेसनेस, मसल टेंशन, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सब क्या है, बिहेवियरल सिम्टम्स जो हम लोग को बार बार दिख रहे हैं. राइट, बिहेवियरल सिम्टम्स के लिए तुम बिहेवियरल थेरेपी लगाओगे. नाउ विच बिहेवियरल थेरेपी टू यूज, तुम्हें क्लासिकल कंडीशनिंग वाला करना है, तुम्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले करने हैं, या फिर तुम्हें मॉडलिंग करनी है. मॉडलिंग भी 90% केसेस में अप्लाई नहीं होता. व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल कंडीशनिंग इज मोस्ट एप्लीकेबल टू फोबियाज, क्योंकि वो डायरेक्टली फियर से कनेक्टेड है. राइट, वो एकदम डायरेक्टली फियर से कनेक्टेड है. अदर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल तुम अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तुम डाल सकते हो. राइट, कि धीरे धीरे करके यू आर बीइंग एक्सपोज टू लार्जर एंड लार्जर ग्रुप्स जहाँ पे तुम जाके बात कर रहे हो. देन वो फॉर एग्जाम्पल सैड में आ सकता है, SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, व्हेन द पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी केयर टेकर, फॉर एग्जाम्पल अपनी मम्मी से बिछड़ गया हो, तो एट दैट टाइम बहुत सारा फियर होता है. तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट फियर तुम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हो, कि धीरे धीरे करके वो जितना टाइम स्पेंड अपार्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हो. राइट, तो एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यू हैव टू अप्लाई ऑपरेंट कंडीशनिंग. उसमें तुम्हारा आता है शेपिंग एंड टोकन इकोनॉमी. तो यहाँ पे जब रेस्टलेसनेस है, मसल टेंशन है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग है, तो डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग इज अ कॉमन सिम्टम इन GAD एंड ADHD. ये दोनों में तुम लगा सकते हो टोकन इकोनॉमीज. कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 10 मिनट बैठ के फोकस होके ये काम करोगे तो यू विल गेट अ स्पेसिफिक अवार्ड. ये क्या है, दिस इज ए टोकन इकोनॉमी. तो इसके लिए टोकन इकोनॉमीज जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में एंड ADHD में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो मैंने तुम्हें दो थेरेपीज बता दिए फॉर GAD. फोबिया के लिए अगेन एज आई सेड फ्लडिंग वरना सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बता सकते हो. एंड अगेन दिस इज एन इररेशनल फियर
राइट ये एक इरेशनल फियर है, तो हमारे माइंड में एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सीबीटी लग जाएगा टू रिमूव द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे भी क्या है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स क्या है, अगेन नेगेटिव थॉट्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो टू रिमूव दी कंपल्सिविटी टू परफॉर्म रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स, तुम वापस वहां पे सीबीटी लगा सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे भी तुम्हें अगर चाहिए तो यू कैन अप्लाई बिहेवियरल थेरेपी, कि तुम जब तक कोई रिचुअलिस्टिक एक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें मिलेगा। लेट्स से कि ऑलवेज whenever the person leaves the house उसको एक रिचुअल परफॉर्म करना है, when the person has to touch the doorknob 6 times। ओके ये उसका रिचुअल है, बट ईच एंड एवरी टाइम वो ये वाला रिचुअल नहीं करता, तुम उसको कोई रिवॉर्ड दे रहे हो, ये हो गई तुम्हारी टोकन इकोनॉमी, वरना इसको शेपिंग बोल लो। ठीक है, तो दिस will be your therapies for OCD। then देखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या है, वी हैव गिल्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, सुसाइड आइडिएशन, स्लीप डिस्टर्बेंस। इसमें द पर्सन बिकम्स होपलेस, वो खुद में होप खो देता है, वो हेल्पलेस फील करने लगता है। अगेन ये क्या हो गया, एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, तुम उसको वहां पे कर सकते हो। सेकेंड चीज यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी इतना अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये लोग ज्यादा कुछ बिहेवियर्स परफॉर्म नहीं करते। देन उसके बाद क्या चेक करना है तुम्हें, साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी तुम डाल सकते हो क्योंकि अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, बट इसके लिए आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाके अगर मेरी नोट्स पढ़ो या फिर कहीं पे भी देखो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है, इट हेल्प्स द पर्सन बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट हेल्प्स देम गेन बेसिकली ऑटोनॉमी रीगेन करने के लिए हेल्प करता है, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, वरना जस्ट डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लोग अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो देते हैं, तो गेनिंग इंडिपेंडेंस, गेनिंग दैट सेल्फ एस्टीम बैक इज एसेंशियल। इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा काम करता है। मूविंग ऑन टू बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में अगेन तुम क्या कर सकते हो, इसमें फॉर एग्जाम्पल यू कैन, क्योंकि ये भी डिप्रेशन का ही है तो तुम दोनों सेम चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पे तुम एक और चीज कर सकते हो विच इज साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी कैसे, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक्स जो मैनिक वाला स्टेज रहता है दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिप्रेशन, कि नहीं मुझे इतना दुखी नहीं होना तो आई विल जस्ट बी वेरी हैप्पी। ओके, तो उसको तुम वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वरना यू कैन यूज द सेम टू थेरेपीज फॉर डिप्रेशन। ओके, मैं तो तुम लोगों को इतने सारे सिम्टम्स डिसऑर्डर्स ये सब बता रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग दिस, तुम इस वीडियो से थेरेपीज कैसे करना है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इनके साथ समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू प्रैक्टिस दीज। Okay, and the best resource available on the internet to practice ISC psychology, the most accurate and the most efficient, is the ISC Psychology Success Papers Pack. Okay, इसमें 5 full length papers आते हैं with 1 higher order thinking skills paper, क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड है now it has moved on to a very competency based, very case study centric question paper pattern। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डेवलप आवर हॉट स्किल्स एंड देन आफ्टर दैट अप्लाइंग देम इन द एग्जाम। ठीक है, तो ढंग से कैसे अप्लाई करना, यू विल गेट 5 पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व विथ बोर्ड आईएससी एक्सपेक्टेशंस जो है उसके साथ मैच करने वाले आंसर्स। तो केस स्टडीज को कैसे ढंग से आंसर करना है, डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज जो आ सकती है फॉर डिसऑर्डर्स एंड फॉर अदर्स चैप्टर्स टू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शन रीजनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, सब देके रखा है, पिक्चर स्टडीज। You will get everything in this set of papers, and the best thing is it is available for just ₹149। बहुत कम है, ₹149, बहुत लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो get your success paper pack today, pay ₹149 to this UPI ID or scan this QR code and then send a screenshot of your payment to purchase.iscguide@gmail.com। you will get them basically instantly। I'll again say this is the best resource available on the market। अगर तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, comparison with other products available on the internet, then you can go and watch my full details video। just 5 मिनट का वीडियो है, वो जाके देख लो, वहाँ पे मैं तुम्हें ढंग से बताता हूँ कि why this is the best resource। अगर रोड मैप देखा है तो you already understand कि why this is so necessary, क्योंकि हमारे पास जो नया पैटर्न है उसके लिए पेपर सिर्फ एक है, which is the 2026 स्पेसिमेन पेपर। 2025 स्पेसिमेन पेपर थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है, 2025 बोर्ड पेपर थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है, बट मोस्ट टीचर्स ऑलरेडी वहां से ले चुके हैं, राइट। सो गो एंड वॉच द रोड मैप
Go and watch the 5-minute short video on the success papers, and you will get the perfect resource and the best marks that you can. नेक्स्ट आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. मैंने तुम्हें ये एक ऑलरेडी बताया. दिस इज अ केस जहाँ पे तुम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी लगा सकते हो, राइट. वरना तुम यहाँ पे भी अगेन सीबीटी आएगा, क्योंकि जो भी वो लोग एक्सेसिव लाइंग हो गया या फिर इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लैक ऑफ रिमोर्स हो गया, ये सब क्या है? अगेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. उनको जो भी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, दोज आर ऑल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. उसको तुम ट्रीट करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हो. देन वी कैन कम टू अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या हो गया? अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये सब. इसमें you can again go for systematic desensitization. One thing that I will recommend, जो सिर्फ एक्चुअली इसमें ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, अगर तुम साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में जाते हो, वहाँ पे यू हैव सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. उसमें क्या करता है, जो थेरेपिस्ट रहता है एंड जो पेशेंट रहता है, वरना क्लाइंट रहता है, दे रोल प्ले सोशल कॉन्वर्जेशंस बिफोर गोइंग आउट इन टू दी ओपन. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है. तो एवीपीडी में एंड ऑटिज्म में भी, क्योंकि ऑटिज्म इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए सोशल डिसऑर्डर, ठीक है, ये दोनों में यू कैन अप्लाई सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यू कैन ऑल्सो टेक सीबीटी, क्योंकि दे बिलीव दैट दे आर नॉट वर्दी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत गिरा हुआ रहता है. तो वो वाले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस निकालने के लिए यू कैन अगेन यूज सीबीटी. एंड यहाँ पे एज आई सेड, यू कैन ऑल्सो यूज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें द पर्सन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. इसमें इन लोगों का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन अगेन रहता है. दे बिलीव कि अगर वो कुछ डिसीजन मेक करेंगे ना, तो इट विल लीड टू कैटास्ट्रोफी. वरना जो भी वो डिसीजन करेंगे वो हमेशा बुरा रहेगा. दिस कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजंस. लेट्स से उनने एक कोई डिसीजन लिया होगा पास्ट में एंड वो बहुत बुरा हुआ होगा, या फिर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हेलीकॉप्टर पेरेंट्स टाइप रहे होंगे वो बच्चे के. दे मेड ऑल द डिसीजंस फॉर हिम, एंड देन जब वो बड़ा होकर खुद के डिसीजंस लेने लगा तो दे वरंट ऑलवेज फेवरेबल. तो उसको डर बैठ गया है दिमाग में कि वो जो भी डिसीजन लेगा दैट विल ऑलवेज बी बैड. तो कभी खुद के लिए डिसीजंस लेता ही नहीं है. अपने पार्टनर पे, अपने दोस्तों पे, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहता है टू टेक एनी मेजर डिसीजन. तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इसका तुम क्या कर सकते हो? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. अनदर थिंग दैट यू कैन गिव हियर इज फॉर एग्जांपल बिहेवियरल थेरेपी हो गया, राइट. बिहेवियरल थेरेपी में जहाँ पे फियर ऑफ सेपरेशन है, राइट. तो फियर ऑफ सेपरेशन के लिए अपने पेरेंट या फिर जो भी प्राइमरी अटैचमेंट फिगर है उससे कितना दूर रहोगे, राइट, कितने टाइम के लिए दूर रहोगे, तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है. आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द स्किज़ोफ्रेनियास. स्किज़ोफ्रेनिया में ऑनेस्टली तुम्हें थेरेपीज इतने पूछेंगे नहीं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के मोस्ट थेरेपीज जो रहते हैं, दीज आर मोर बेस्ड ऑन योर मेडिकल ट्रीटमेंट्स. कि साइकोलॉजिकली स्किज़ोफ्रेनिया हील करना, ट्रीट करना इजंट यूज्ड मच. बट अगर तुम्हें जस्ट इन केस कभी पूछ लिया, आई एम गोइंग टू गिव यू दी साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन, साइकोडायनामिक थेरेपीज के हिसाब से. तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? दे आर रिटर्निंग टू अ प्री ईगो स्टेट. तो वी आर बॉर्न विद द इड, बट जो हमारे ईगो है ना, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है बाय द एज दैट वी आर 4, 5, 6 एट दैट टाइम. तो जब ईगो क्या है? वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. स्किज़ोफ्रेनिया में वी आर सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल. तो रियलिटी प्रिंसिपल से हम लोग वापस एक टाइम पे चले जा रहे हैं जहाँ पे वो डेवलप नहीं हुआ था रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है. तो दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया. वरना कोई भी टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया में यही होता है, यू आर मूविंग टू ए प्री ईगो स्टेट. तो एट दैट टाइम साइकोडायनामिक थेरेपीज में द काउंसलर्स कैन वर्क टू एस्टैब्लिश एंड रीबिल्ड दिस ईगो अगेन. बट 99% तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया के कोई भी थेरेपीज नहीं आएंगे, क्योंकि दिस इजंट ट्रीटेड यूजिंग साइकोलॉजिकल थेरेपीज. तो ये तीनों का तुम्हें सिर्फ याद रखना है, मेनली सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड योर नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. रिमेंबर दोस. देन वी कम टू दी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म एंड आर ADHD. ऑटिज्म का मैंने ऑलरेडी बताया सोशल डिसऑर्डर है, तो तुम सोशल स्किल्स ट्रेनिंग लगा सकते हो. सेकेंड थिंग, दे हैव फॉर एग्जाम्पल पुअर आई कॉन्टैक्ट, या फिर जो इनके मूवमेंट रहता है, देयर लिम्ब मूवमेंट्स आर वेरी स्टिफ, ठीक है. जैसा लिखा है स्टिफ और एग्जैजरेटेड बॉडी मूवमेंट्स.
तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल बिहेवियरल थिंग्स। तो यहाँ पे तुम कोई बिहेवियरल लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टोकन इकोनॉमी लगा दी कि जितना तुम फ्लुएंटली अपना बॉडी मूवमेंट रखोगे, बॉडी लैंग्वेज रखोगे, वहां पे तुम्हें मिलता जाएगा कुछ ना कुछ अवार्ड। यहाँ पे शेपिंग होगा, वरना you can also use modeling in this case कि you are giving them some visual models or auditory models जहाँ पे वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर you are giving them a symbolic model जिसको देख के वापस री-एनैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऑटिज्म में you can use all of these therapies। ओके, देन वी कम टू ADHD। ADHD में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ADHD में क्या आ जाता है, आर बिहेवियरल थेरेपीज, जहाँ पे उस बच्चे को सीधा बैठने बोल रहे हैं कि सिट स्ट्रेट फॉर 10 मिनट्स, डू नॉट मूव फ्रॉम योर, ठीक है। ये सब में तुम्हारा आ जाएगा वेरी इजीली शेपिंग वरना टोकन इकोनॉमी। यू कैन ऑल्सो यूज मॉडलिंग फॉर दिस। तो बिहेवियरल थेरेपी में ही 3 थेरेपी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको CBT भी यूज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। CBT में कैसे, यू कैन फॉर एग्जाम्पल मेक अ केस की इम्पल्सिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट, क्योंकि इम्पल्सिव थॉट्स कैन लीड टू नेगेटिव आउटकम्स, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज CBT। देन लास्ट आता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका मैंने ऑलरेडी वापस बताया, टोकन इकोनॉमीज शेपिंग कैन हेल्प। जितना ज़्यादा दूर रह रहे हो अपने अटैचमेंट फिगर से, तुम्हें उसके लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो यूज थिंग्स लाइक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो बिहेवियरल थेरेपीज तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। साथ में यहाँ पे CBT भी आ जाता है, क्योंकि दे फील कि अगर मैं दूर रहूँगा तो शायद मेरे अटैचमेंट फिगर को कुछ हो जाएगा। ओके, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चला गया तो माई पेरेंट विल लीव मी, या फिर दे विल गेट इन टू अ कार एक्सीडेंट। ऐसा कुछ ना कुछ उनका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन रहता है, विच यू कैन अगेन हील यूजिंग CBT। अगर साइकोडायनामिक के लिए चाहिए तो फोबिया में भी यू कैन यूज साइकोडायनामिक। सबसे प्रोमिनेंटली तुम्हारे सिलेबस में फोबिया के लिए ही यूज किया जाएगा साइकोडायनामिक। ओके, इन दिस केस क्या हो जाता है, जो भी हमारी फोबियाज है दैट are due to past experiences, past childhood experiences that have been repressed in our id varna are unconscious. So the therapist works to bring out these experiences from the unconscious, उसको conscious में लेके आते हैं, उसको consciously वो लोग बैठ के फिर उसके साथ खेलते हैं बेसिकली, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि when it is suppressed it is an unresolved conflict। अगर उस conflict को बाहर निकाल के unconscious से वो लोग रिजॉल्व करने लगे, दैट मीन्स कि वो फोबिया फिर हील होने लगेगा, ठीक है। अगर कोई बचपन में फॉर एग्जाम्पल एक डॉग उस बच्चे के पीछे भागा था, उसको याद नहीं है, बट उसको अनकॉन्शियस से फिर कॉन्शियस में लेके आया थ्रू थेरेपी। देन उस पर वर्क किया हम लोगों ने कि वो इतना एक्चुअली स्कैरी एक्सपीरियंस नहीं था जितना तुम्हें याद है, तो फिर तुम डॉग्स के साथ थोड़े और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे। दैट इज़ वेयर फोबिया एंड साइकोडायनामिक थेरेपीज कैन कोइंसाइड। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू नाउ। सिम्टम्स कैसे याद रखना है, कॉजेस कैसे याद रखना है, थेरेपीज को डिसऑर्डर्स के साथ कैसे लिंक करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड आई रिकमेंड अगेन go by the ISC psychology success papers. They are the best resource available for practicing on the internet currently. कि मैंने पर्सनली बैठ के बनाया जस्ट फॉर यू गाइज, अवेलेबल एट जस्ट 149 रुपीज। आई विल शो यू द स्लाइड्स अगेन। यहाँ पे जाके पे 149 रुपीज टू दिस UPI ID और QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट टू purchase.iscguide@gmail.com। यू विल गेट दीज विद इन अ फ्यू आवर्स, वरना इंस्टेंटली। अभी तक मैंने जितने भी लोगों ने भेजा, आई हैव सेंट देम बैक इंस्टेंटली देयर PDFs। 150 पेज का PDF है विद 5 पेपर्स। यू विल गेट द बेस्ट रिसोर्सेज, द मोस्ट एफिशिएंट एंड द मोस्ट एक्यूरेट रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। So go buy this. I'm sure that you won't regret it. Alright, thank you for watching. If you have any doubts, drop them down below. I'll always reply back to you. And all the best for your board exams. Bye-bye.